नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फिर एक बार स्वागत है सनशाइन क्लास 563 में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के। आपका जो अक्टूबर महीना है वह समाप्त हो गया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी मात्र 3 महीने बचे हैं और 3 महीने बाद जो आपका बोर्ड पेपर होने वाला है और तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इस चैप्टर में हम इस तरह से रिवीजन प्लस पढ़ेंगे जिससे हम बोर्ड पेपर का जो एमसीक्यू बनेगा उस एमसीक्यू को भी सॉल्व करते चलेंगे और इसके साथ साथ जो वेरी शॉर्ट्स और शॉर्ट जो प्रश्न बनेंगे उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए एक आवश्यक सूचना, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। यदि किसी भी प्रकार का आपका डाउट रहता है, अगर कमेंट बॉक्स में यदि आप सवाल का जवाब करेंगे, पूछेंगे कोई सवाल, तो मैं अगले वीडियो में आपके नाम के साथ उसका मैं जवाब देता हूँ या कमेंट बॉक्स में मैं ही खुद उसका रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों 3 महीने में जो हम राजनीतिक शास्त्र, जो हमारा नागरिक शास्त्र है, इसका हमारा अप्रोच होगा, पढ़ने का ये तरीका होगा। जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम उसको कई पार्ट में किस तरह पढ़ेंगे, यानी जब इसको पढ़ेंगे तो हम एमसीक्यू सॉल्व करते हुए पढ़ेंगे। उन टॉपिकों को विशेष रूप से ध्यान देंगे जिससे आपका यूपी बोर्ड में एमसीक्यू बन सकते हैं, जिनसे शॉर्ट प्रश्न और वेरी शॉर्ट प्रश्न जो आपका 2 नंबर का रहता है और शॉर्ट प्रश्न जो आपका 4 नंबर रखता है, ये आपका बन सके, इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ जो पिछले वर्ष के जो यूपी बोर्ड के जो प्रश्न आए हैं उनको प्रकृति को भी समझेंगे कि आखिर वो प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। और यूपी बोर्ड में हमको किसी भी तरह का यदि प्रश्न दे रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे ताकि बोर्ड में हम 90+ यानी बोर्ड में हम 90+ स्कोर कर सकें। ये बहुत ही आसान है, इसके लिए बहुत कठिन नहीं है। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हर साल यूपी बोर्ड में 2 एमसीक्यूज पूछा जाता है। जी हाँ, 2 एमसीक्यू हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। आप पिछले वर्ष के किसी भी मॉडल का आप प्रश्न देख लें, आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन से प्रश्न पूछे हैं पढ़ते हुए हम देखेंगे। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत, ये चैप्टर का ऐसा नाम क्यों दिया है इसको अभी पढ़ते हैं, अभी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर का एक परिचय ले लें। आखिर ये चैप्टर यूपी बोर्ड में क्यों दिया गया है, इसके पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम चैप्टर का एक छोटा सा एक संक्षिप्त जो बोर्ड जो आपके पाठ्यक्रम में दिए उसको हम देख लेते हैं। यहाँ परिचय में देखिए दोस्तों क्या दे रहा है। यहाँ दिया है कि शीत युद्ध, यहाँ पर देखिए एक शब्द का जिक्र किया गया है, शीत युद्ध। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये शीत युद्ध क्या, हालांकि कभी भी बोर्ड में शीत युद्ध क्या है, कब प्रारंभ हुआ था या कब समाप्त हुआ था, ऐसे प्रश्न बिल्कुल ही नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे जरूर कहूँगा कि इन सब चीज़ों में ना पढ़ें याद करने में कि कब हुआ था कब समा, हालांकि एक बेसिक जानकारी के लिए शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध कब हुआ था, प्रारंभ अब कब समय समाप्त हुआ था, ये आप जान लें। लेकिन इस तरह के सवाल नहीं पूछता है कि शीत युद्ध क्या है, कब हुआ था, कब समाप्त हुआ था। हाँ, ये सवाल पूछ सकता है कि शीत युद्ध होने के पीछे क्या कारण थे, यानी शीत युद्ध के होने के पीछे क्या कारण थे, या शीत युद्ध के दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। दो परिणामों का परिणामों का उल्लेख कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि अब 12वीं में एकदम बेसिक लेवल के सवाल नहीं थोड़ा सा पूछे जाते हैं, थोड़ा सा फैक्ट या कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न है, तार्किक प्रश्न उस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ना पड़े, फिर भी मैं एक परिभाषा के लिए ये बता दूं कि शीत युद्ध आखिर होता क्या। देखिए शीत युद्ध क्या है, पहले जानते हैं कि शीत युद्ध
क्या, क्यों, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, और परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ था, शीत युद्ध कब हुआ था, किनके बीच में हुआ था, किनके बीच। तो शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्या है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, परिणाम क्या हुआ था, इसका में निकला था, कब हुआ था और किनके बीच में हुआ था, इसके बारे में हम शीत युद्ध के बीच में जान लेते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, शीत युद्ध कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कभी भी प्रश्न में नहीं पूछेगा। शीत युद्ध क्यों हुआ था ये इम्पोर्टेंट, देखिए कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछेगा, किनके बीच में हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है पूछेगा। बस पूछ सकता है तीन चीज आपका, कि शीत युद्ध जो है, ये जो शीत युद्ध है ये क्यों हुआ था, शीत युद्ध क्यों हुआ था और इसके क्या परिणाम थे। ठीक है, शीत युद्ध क्या है इसके बारे में भी क्या आपसे एक सवाल नहीं पूछेगा। तो यानी मात्र शीत युद्ध के बारे में यदि परीक्षा में आप देख सकते हैं सवाल पूछेगा तो क्यों हुआ था और इसके क्या परिणाम थे। दे सकता है कि शीत युद्ध के दो परिणामों का वर्णन करें, चाहे वो नकारात्मक परिणाम परिणाम हो सकते हैं या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्यों हुआ था इसके कारण पूछा था, कि शीत युद्ध के होने के पीछे तीन कारणों को स्पष्ट करें। इस तरह के सवाल पूछ सकता है, लेकिन एमसीक्यू में ये कभी नहीं पूछेगा कब हुआ था क्या हुआ था। फिर भी हम एक बेसिक जानकारी ले लेते थे। देखिए शीत युद्ध जो है सन 1945 में इसके प्रारंभ हुआ था, यानी शीत युद्ध का प्रारंभ सन 1945 में इसका प्रारंभ हुआ था। समाप्त कब हुआ था, सन 1991 में। मान लीजिए सन 1991 के समय ये क्या हुआ, शीत युद्ध ये समाप्त हुआ था। आप जानते हैं शीत युद्ध क्या, देखिए शीत युद्ध पहले जानते हैं किन के बीच में हुआ था। शीत युद्ध ये विश्व के दो गुट समूहों यानी दो समूहों में हुआ था। एक समूह था जिसको हम यूएसए के नाम से जानते हैं, जिस एक समूह था जिसको हम क्या पूंजीवादी पूंजीवादी के नाम से जानते हैं। दूसरा समूह था जिसे हम समाजवादी के नाम से जानते हैं। और आप सबको मालूम है कि जो पूंजीवादी है इसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था, जबकि जो समाजवादी है इस गुट का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। वर्तमान में यूएसएसआर का जगह किसने ले लिया, रूस ने ले लिया था। यानी जो शीत युद्ध था ये दो गुटों के बीच में चला था, पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। असम और समाजवादी गुट का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। वर्तमान में यूएसआर की जगह किसने ले लिया, रूस ने ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो शीत युद्ध ये दो गुट समूहों के बीच में चला एक अप्रत्यक्ष प्रकार का युद्ध था। अब ये अप्रत्यक्ष युद्ध का था, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, बस इतना जान लिए। ये पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के बीच में एक युद्ध चला था। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व यूएसए कर रहा था और साम्यवादी यानी समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व कौन कर रहा था, रूस कर रहा था। अब जान लेते हैं शीत युद्ध क्या है। देखिए मैं लिख दूं कि शीत युद्ध यह एक एक प्रकार का शीत युद्ध यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष युद्ध है जो विश्व के दो गुट समूहों
के बीच में लड़ा गया था। आप इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लड़ा गया था। शीत युद्ध यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष युद्ध है जो विश्व के दो गुट समूहों के बीच में लड़ा गया था। लड़ा गया दो गुट समूहों के बीच में लड़ा गया था। आगे लिख सकते हैं, यह सन 1945 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम आप लिख सकते हैं, प्रथम गुट पूंजीवादी का नेतृत्व यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दूं, आप इतना परिभाषा में ले सकते हैं। यदि कभी भी परीक्षा में अगर ये पूछ दिया कि शीत युद्ध क्या था, तो आप लिख सकते हैं शीत युद्ध यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष युद्ध था जो विश्व के दो महाशक्ति या दो गुटों पूंजीवादी समाजवादी गुटों के बीच में चलने वाला एक युद्ध था जो सन 1945 में प्रारंभ हुआ और इसका नेतृत्व पूंजीवादी गुट का नेतृत्व यूएसए और समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा गुट का नेतृत्व यूएसआर यानी सोवियत संघ ने किया था। अब जाते हैं, ठीक है। तो शीत युद्ध एक अप्रत्यक्ष युद्ध था। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, अप्रत्यक्ष। मैंने यह कहा कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष युद्ध था। अप्रत्यक्ष क्यों, प्रत्यक्ष क्यों ना? देखिए, आमतौर पर जैसे भारत पाकिस्तान का जो भी युद्ध हुआ या भारत चीन का जो भी युद्ध हुआ, यह प्रत्यक्ष युद्ध था। इसमें हिंसक लड़ाइयाँ हुई। विश्व युद्ध भी ये भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष युद्ध था, इसमें भी हिंसक लड़ाइयाँ हुई। लेकिन हुआ क्या, सन 1945 से लेके सन 1990 तक इन दोनों विषयों ने प्रत्यक्ष रूप से कोई सैनिक रूप से तो कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। हालांकि छोटी मोटी हिंसक घटनाएं हुए, जैसे इन देश में बड़े वैज्ञानिकों को मारना, बड़े सेना के कर्मचारियों को मारना, या जो बड़े राजनेता है, ये दोनों देश एक दूसरे देश को गुप्त रूप से गायब करना, मार देना, ऐसी घटना कर कुछ छोट मोट हिंसक घटनाएं देखने को मिली। और कभी का ऐसा लगा जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, या कभी अ, या जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ सन 1971 में, कुछ समय ऐसा लगा कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। छोटी थोड़ी बहुत हिंसक घटनाएं घटी। लेकिन इस अप्रत्यक्ष युद्ध इसलिए इसे कहा गया क्योंकि जब, देखिए, मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको इतिहास में बताना चाहता, आप इतिहास को समझेंगे तो ये समझ पाएंगे। देखिए देखिए आप समझिए। देखिए, मैं इसके लिए पहले इसको दो भाग में बांटता हूं, ताकि आप ना अच्छे से समझ से। देखिए, जो यूरोप है हमारा, उस यूरोप में 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, शताब्दी, ठीक है। आप बस सपोज कर लो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो पूर्वी यूरोप है, जिस मान लीजिए ये यूरोप है, मान लीजिए ये यूरोप है, तो ये पूर्वी यूरोप हुआ। तो 15वीं शताब्दी में पूर्वी यूरोप के हिस्से में या अमेरिका के उन क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति हुए, यानी बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास हुआ, इंडस्ट्री का विकास हुआ, बड़े पैमाने पर मशीन है, तकनीक है, उद्योगों का विकास हुआ। और बड़े पैमाने पर क्या हुआ, पूर्वी अफ्रीका में उद्योगपतियों का, अमीरों का उत्पत्ति हुई या उत्पन्न हुए। यानी जब 15वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में
जब अमेरिका और पूर्वी यूरोप में जब उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, तो बड़े पैमाने पर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, अमीरों का वहां का उत्पत्ति हुई, औद्योगिक क्रांति आई यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति ने पूर्वी जो यूरोप था, इन यूरोपों में बड़े रईसों, अमीरों, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक को जन्म दे दिया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आई, बड़े पैमाने पर मशीन लगे, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक औद्योगिक क्रांति है, और औद्योगिक क्रांति से यहाँ के जितने भी अमीर थे, इन्होंने अपने पास इतना ज़्यादा धन का संकेंद्रीकरण कर लिया, यानी धन का इतना ज़्यादा सेकेंडरी यानी सेकेंडरी उस औद्योगिक क्रांति से इन कंपनियों के मालिकों ने, इन लोगों ने इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना ये अमीर हो गए कि बाकी एक मान लें कि बाकी जो पश्चिमी यूरोप रहा, जो एशिया रहा, जो अन्य क्षेत्र हैं, ये क्या थे, ये पीछे हो गए। जैसे आप इतना समझिए, देखिए, आप ये समझिए, मैं आपकी मदद, देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, ठीक है, होता क्या है, एक मिनट थोड़ा सा करिए, देखिए, अब ऐसे समझिए, देखिए, देखिए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, देखिए, ये पृथ्वी 15वीं से 16वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, उस समय मान लीजिए यूरोप का ये इतना हिस्सा है, इन इतने हिस्से में क्या हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था, उस समय क्या औद्योगिक क्रांति घटना घटी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहाँ घटना घटी, इतने हिस्से में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति घटना क्या हुआ, घटी। ठीक, उस समय ये जो क्षेत्र था, ये जो लैटिन अमेरिका के ये देश थे, जो ये अफ्रीका के ये जो देश थे, और जो एशिया के ये देश थे, ये सब देश थे, ये इधर की ये जितने देश थे, उस समय 15वीं 16वीं सदी में जो औद्योगिक क्रांति हुई, बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास हुआ। तो इन क्षेत्रों में उद्योगों का पहले विकास हुआ, विकास होने पर यहाँ पे क्या हुआ, बड़े पैमाने पर जितने भी रईस थे, अमीर थे, इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक, और 17वीं शताब्दी का जब दौर आया, तो बहुत से ऐसे देश, 17वीं 18वीं शताब्दी का वो दौर था जब ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत सारे, जैसे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को इन्होंने गुलाम बना लिया। अब बात समझिए, देखिए, देखिए, आप समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए ये लैटिन अमेरिका है, ये मान लीजिए ये अफ्रीका है, और ये मान लीजिए ये जो है ये एशिया है, और ये जो है मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है और एशिया है। अब मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए जब इन क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति हुई, तो यहाँ बड़े जब रईस का उत्पत्ति हुई, तो 17वीं 18वीं का ये दौर था जब ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो ऐसे देश थे जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु विश्व के अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के ऐसे बहुत से देश थे जहाँ पर इन्होंने अपना औपनिवेशिक शासन बना कर रखा था। जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने अफ्रीका के बहुत सारे देशों को गुलाम बना कर रखा था, भारत को उन्होंने गुलाम बना कर रखा था। उस समय हमारा श्रीलंका भी था, म्यांमार भी था, यहाँ पे मालदीव भी था। ऐसे ब्रिटेन ने कई सारे देशों को क्या किया, गुलाम बना के रखा था। ठीक उसी प्रकार क्या किया था जो फ्रांस था, उस फ्रांस ने भी अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों को इसने भी क्या किया था, गुलाम बना के रखा था। तो गुलाम बनाने की वजह से इन देशों में क्या कभी भी इधर इधर कभी भी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, इधर कभी भी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, इधर कभी भी औद्योगिक क्रांति ही नहीं हुई, कभी नहीं हुई। औद्योगिक क्रांति हुई केवल इन दो क्षेत्रों में हुई, और इन दोनों क्षेत्रों में ही केवल औद्योगिक क्रांति हुई, इन दोनों क्षेत्रों में ही केवल औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति केवल इधर ही हुई और इधर ही हुई। इस वजह से जितने भी रईस थे और अमीर थे, इन क्षेत्रों में उत्पत्ति हुई। ठीक है, और सन 1700, देखिए, एक दार्शनिक हुए कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स नामक एक दार्शनिक हुए। इन दार्शनिक का ये विचारधारा था
कि विश्व में अगर गरीबी को हटाना है या अमीर गरीबी का भेदभाव हटाना है, मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिले या मजदूरी भत्ता मिले या कोई भी चीज़ें हो, यानी भारत ने अपनी पूरे विश्व में गरीबी को एक समान करना है। कोई बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, सबके पास संपत्ति समान हो। तो कार्ल मार्क्स क्या क्या चाहते थे कि एक हिंसक क्रांति होनी चाहिए। इनका विचार था कि एक जब हिंसक क्रांति होगी तो हिंसक क्रांति के कारण क्या होगा, पूरे पृथ्वी पर जब संपत्ति का जो समान रूप से जब वितरण होगा तो ये देश में क्या, ये विश्व में जो गरीबी खत्म है। क्योंकि इनका मानना था कि पूरे विश्व में, मान लीजिए पूरा विश्व, जैसे मान लीजिए पूरा विश्व है, पूरे विश्व में 10%, पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व में आप देख सकते हैं, पूरे विश्व में ये 10%, ये 10% आबादी के पास क्या है, 90% क्या है, संपत्ति है। यानी 10% आबादी का क्या है, 90%, इतना धन है। अब बताइए, और इतने आबादी के पास मात्र केवल इतना धन है, इतना ही धन है, तो ये मात्र क्या एक हिंसक क्रांति हो, जिससे पूरे विश्व में संपत्ति का बंटवारा हो। और इसी के एक हिंसक क्रांति के बाद क्या हुआ, ये जो हमारा ये क्या, ये जो हमारा ये क्या, ये जो पश्चिमी, जो हमारा जो हमारा उत्तरी एशिया का ये भूभाग है, जो हमारा पश्चिमी यूरोप, इन क्षेत्रों ने मिलकर एक सन 1917 में एक संघ बना, एक क्रांति हुई। उसके बाद क्या हुआ, एक संघ बना। उस संघ का नाम दे दिएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ इस विचारधारा को मानता था कि पूरे विश्व में एक हिंसक क्रांति होना चाहिए। अमीरों के प्रति जितने भी गरीब हैं, मजदूर हैं, ये सभी एकजुट हो और अमीरों के प्रति एक हिंसक क्रांति करें और संपत्ति का समान रूप से वितरण हो। यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा धन ना हो, किसी के पास बहुत ज़्यादा धन, खेती बाड़ी, ये सारी चीज़ें ना हो, सबका समान रूप से क्या वितरण होना चाहिए। ये समान रूप से क्या, ये क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। ये क्या, इस तरह से समान रूप से सबका वितरण होना चाहिए। ये इस विचारधारा को क्या करते थे, ये मानते थे। इस तरह से सबके रूप समान रूप से क्या वितरण होना चाहिए था। ये कौन मानते थे, कार्ल मार्क्स होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने एक क्या गए, इस क्षेत्र में उन्होंने एक संस्था को उन्होंने बना लिया था। ठीक है, ठीक। तो हुआ क्या, 19वीं सदी के हुआ क्या कि जब 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद क्या हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन, ये दो देश ऐसे थे जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों को, ऐसा नहीं कि हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो केवल हम ही थे, हमारे से ऐसे बहुत से देश थे। यहाँ तक कि अफ्रीका में देखो, अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ब्रिटिशर के यानी अंग्रेजों के गुलाम थे। फ्रांसीसियों के बहुत सारे देश गुलाम थे। तो फ्रांस और ब्रिटेन, यानी फ्रांस और ब्रिटेन, ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत सारे, यानी फ्रांस, ब्रिटेन, इन्होंने बहुत सारे देशों को क्या क्या था, इन्होंने गुलाम बना था। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो दूसरे विश्व युद्ध में ये दोनों देश की शक्ति, एकदम सैन्य जो शक्ति थी, जो आर्थिक शक्ति थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती। इनके पास इतनी शक्ति नहीं बचती है कि भारत जैसे या विश्व के बहुत सारे देशों को एक गुलाम बना के रख सके। इसलिए फ्रांस ने और ब्रिटेन ने जिन जिन देशों को गुलाम बना के रखा था, वो धीरे धीरे क्या वो आज़ाद होने लगे। भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारे जो देश हैं। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान तो एक दिन पहले हमसे आज़ाद हो गया था। फिर जो श्रीलंका था, जो बर्मा था, जो मालदीव था, और क्या हुआ, जो अफ्रीका के जो बहुत सारे देश थे, जो लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश थे, वैसे बहुत सारे ना जाने कितने सारे देश क्या हुआ, ये आज़ाद होने लगे। बहुत सारे क्या हुआ, आज़ाद होने लगे। ठीक है, ये सारे देश आज़ाद होने लगे, ये सारे देश अब आज़ाद हो गए। ठीक है, जो कि ये जो है, ये जो रूस, जो सोवियत संघ है, इसका सोवियत संघ का गठन इसलिए किया गया था कि जितने भी पूंजीवादी लोग हैं, जिनके पास संपत्ति का संकेंद्रीकरण उनके पास क्या है, एक हिंसक क्रांति हो जिसके माध्यम से संपत्ति का समान रूप से वितरण हो सके। तो इससे क्या हुआ, आप यहाँ मैं आप सब समझिए, देखिए हुआ क्या,
समझिए पृथ्वी, देखिए मान लीजिए मैप से आप समझिए हुआ क्या, देखिए आप समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये देखिए हुआ क्या है कि इन क्षेत्रों के लोगों ने एकजुट हो गए, इन्होंने अपना एक खुद का संघ बना लिया जिसका नाम था सोवियत संघ, यूएसएसआर। इन्होंने खुद का संघ बना, इनका विचारधारा था कि यहाँ के जितने भी अमीर है इनके प्रति एक हिंसक क्रांति होनी चाहिए ताकि संपत्ति का समान रूप से वितरण हो सके। इधर के जितने भी लोग थे, इधर के जितने भी देश थे, ये सारे देश थे क्या थे, ये सारे के सारे देश क्या थे, ये गुलाम थे, किसी ना किसी देश के गुलाम थे। या तो ये यहाँ के जितने भी देश थे, भारत के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, या तो ब्रिटेन के गुलाम थे या तो फ्रांस के गुलाम थे। तो जब 1939 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है, जब जर्मनी ने जब दूसरे विश्व युद्ध को प्रारंभ कर दिया था, तो उसने क्या किया, एक दिन में उसने फ्रांस को जीत लिया था, फ्रांस में जीत लिया था। तो उस समय जो अमेरिका था, जो ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये तीनों देश क्या है, जानते थे कि यदि हम जर्मनी से यानी हिटलर से अगर हम युद्ध करेंगे, यदि अगर हम युद्ध करेंगे तो क्या होगा, हम अकेले नहीं जीत सकते थे। इसलिए उस समय दूसरे विश्व युद्ध में इन 4 देशों को एक साथ आना पड़ा। किनको आना पड़ा? जो पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था, यूएसए कर रहा था, वो भी आया सामने, यूएसआर भी एक हुआ, प्लस जो ब्रिटेन जो फ्रांस थे, यूएसए, यूएसआर और जो ब्रिटेन और जो फ्रांस थे, क्योंकि जब जर्मनी ने जब दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ किया तो इन सभी चारों देशों को मालूम था कि अगर हम अकेले युद्ध लड़ेंगे, कि अमेरिका अगर अकेले जर्मनी से युद्ध लड़ता तो जर्मनी अमेरिका को हरा देता। अगर यूएसए यानी सोवियत संघ वर्तमान में नहीं है, उसकी जगह रूस ने ले लिया, अगर रूस अकेले युद्ध लड़ता तो क्या जर्मनी हरा देता। इसलिए इन चारों देशों ने क्या कहा, मिलकर इन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है, इन चारों देशों में से ये जो 3 देश थे, कौन 3 देश, इन चारों देशों में से ये जो 3 देश थे, यानी यूएसए जो थे, यूएसए जो हमारा था, यूएसए जो था, जो हमारा ब्रिटेन था, और जो फ्रांस था, ये क्या था, ये पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे। औद्योगिक क्रांति इनके देश में थे, इसलिए पूंजीवादी, इनके देश में अमीर बहुत ज़्यादा थे। जबकि जो यूएसआर था, ये सोवियत संघ था, जो इनका विरोध करता था कि इनके पास धन का बहुत ज़्यादा संकेंद्रीकरण है, इनके पास इतना धन ना हो, जबकि धन का पूरे विश्व में सभी के साथ क्या बंटवारा हो। क्योंकि अगर आप देख सकते हो, अगर ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा धन है तो धन कहाँ से आए, वो सारा का सारा धन तो भारत से ही लूट के गए। फ्रांस के पास यदि बहुत ज़्यादा धन है तो धन कहाँ से आए, वो भारत से ही सब लूट के गए। ये बहुत सारे देशों से फ्रांस ने धन को लूटा। या औद्योगिक क्रांति का इनके पास धन का संकेंद्रीकरण हुआ। तो ये क्या विचार रहता है कि सबका रूप समान रूप से धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 1939 में जब जर्मनी ने जब दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ कर दिया था, तो इन चारों देश को लग गया था कि यदि हम अकेले युद्ध करेंगे तो हम में से कोई नहीं जीतेगा, हम सब एक एक करके हार जाएंगे। इसलिए युद्ध के समय ये चारों देश क्या हो गए, एक हो गए। युद्ध के समय तो चारों देश एक तो हो गए, लेकिन केवल युद्ध के समय। ठीक है, तो जो ये अमेरिका था, यानी जो यूएसए था, ये बड़ा चालाक था, ये बहुत चतुर था, क्योंकि ये जानता था कि यूएसएसआर जो सोवियत संघ है, ये क्या है, ये यूएसए का दुश्मन है। इसीलिए यूएसए था इस युद्ध में, जो सोवियत संघ का जो रूस था, इसका मदद लेना चाहता था, लेकिन उसके बदले में अमेरिका जो था वो सोवियत संघ को मात्र केवल दिखावे का मदद करना चाहता था। वह अमेरिका ने एक युक्ति अपनाई कि इस युद्ध में हम इस तरह से युद्ध करें, यानी अमेरिका ने ऐसी युक्ति अपनाई कि हम इस तरह से युद्ध करें कि हम जर्मनी, जो कि जर्मनी उनका दुश्मन, जर्मनी और यूएसएसआर दोनों को खत्म कर दें, दोनों को कमजोर कर दें। उनको मालूम था, अमेरिका को ये बात मालूम था कि अगर हमें जर्मनी को हराना है तो यूएसआर का मदद लेना है, लेकिन अगर हम यूएसआर का मदद लेकर जर्मनी को हरा देते तो कल को यूएसआर भी हमारा दुश्मन होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला था, जबकि सोवियत संघ क्या था,
ये समाजवादी विचारधारा में, इसलिए ये भी दोनों एक दूसरे क्या थे, दुश्मन थे। जैसे चीन और भारत एक दूसरे के दुश्मन थे, तो अमेरिका ने उस समय ये युक्ति अपनाई कि हम ऐसा युद्ध करेंगे जिसमें हम जर्मनी को साझा शत्रु, जो जर्मनी है, जो हमारा इस जर्मनी है, इस जर्मनी को तो हम कमजोर करेंगे, साथ ही साथ इस युद्ध में इस तरह से युद्ध करेंगे कि यूएसए, जो सोवियत संघ को, उसको इतना हानि हो, ये खत्म हो जाए, इसके पास इतना ताकत ही ना बचे कि हमसे कभी लड़ सके या हमसे आगे निकल पाए। इसलिए इसने क्या किया, ब्रिटेन, इसलिए इसने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ क्या किया, एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई, देखिए, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल तो आप ये समझे, इसने ये योजना ये बनाई, ये जो है हमारा मान लीजिए फ्रांस, ये जो है मान लो क्या है हमारा, रूस है, मान लो ये जो है सोवियत संघ है, और ये मान लो कि आपका ये जो है ये यू ये मान लीजिए हमारा यूएसएसआर, ये सोवियत संघ है, ये जो है जर्मनी है, जर्मनी है। इधर जो ऊपर आप देख सकते हैं, इधर जो है आपका क्या है, इधर ब्रिटेन है, और इधर क्या है, फ्रांस है। ये क्या है, ये क्या है, ब्रिटेन है, ये जो है ब्रिटेन है, और ये क्या है, फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है। जब 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 जर्मनी ने, जो कि जर्मनी है हमारा, जब जर्मनी में सोवियत संघ पर इधर से हमला किया पूरी सेना के साथ, तो सोवियत संघ क्या हुआ, इधर से भी उसने क्या अपनी सेना के साथ, इधर से भी अपनी सेना के साथ क्या हुआ, युद्ध में जर्मनी से लड़ गया। और जब युद्ध जर्मनी और सोवियत संघ जब कर रहे थे, उस समय सोवियत संघ ने क्या कहा ब्रिटेन से और फ्रांस से कि तुम भी क्या करो, इधर से हमला करो, इधर से, क्योंकि तीनों एक थे। इससे क्या होगा, जर्मनी को अपनी आधी सेना, जर्मनी को क्या होगा, अपनी आधी सेना, यानी जो आधी सेना है, वो आधी सेना किधर करनी पड़ जाए, आधी जो सेना है, अपनी आधी सेना जो है, आधी सेना इधर भेजनी पड़ जाएगी, और अपनी जो है आधी सेना को क्या इधर भेजनी पड़ जाएगी। और इससे क्या होंगे, इससे क्या होंगे, ये अपनी इस आधी सेना को, ये अपनी इस आधी जर्मनी सेना को रूस इधर से, हाँ, सोवियत संघ जो है हरा देगा, और इस आधी सेना को इधर से क्या, ब्रिटेन 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 और फ्रांस हरा देंगे। ये सोवियत संघ ने कहा, जब जर्मनी ने इधर से सोवियत संघ पर हमला किया, तो जब सोवियत संघ ने कह दिया कि अगर जर्मनी हमको इधर से हमला करा, तो तुम भी दोनों इधर से हमला करो, ताकि जर्मनी को अपनी आधी आधी सेना, थोड़ी थोड़ी सेना सभी सीमा पर बांटने पड़ जाए, सेना को रखने पड़े, ताकि उसकी शक्ति कम हो जाए। लेकिन जो कि ब्रिटेन और फ्रांस, ये क्या थे, ये पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे, ये अमेरिका के गुट में शामिल थे, अमेरिका के गुट में शामिल थे। इसलिए ये दोनों ने क्या किया, सोवियत संघ की बात नहीं सुनी और अमेरिका की बात सुनी। अमेरिका ने इन दोनों को मना कर दिया कि जर्मनी जो है इधर से क्या ये युद्ध कर रहा है सोवियत संघ, तो उसे युद्ध में करने दो, अभी तुम लोग इस युद्ध में मत कूदो। तो काफी लंबे समय तक क्या हुआ, यूएसएसआर और जर्मनी का, यूएसआर और जर्मनी का क्या हुआ, आपस में युद्ध हुआ, जिसके कारण दोनों देशों का नुकसान हुआ, जर्मनी का भी खूब नुकसान हुआ, सोवियत संघ का भी खूब नुकसान हुआ। और जब तक सोवियत संघ ये बात समझता कि इस युद्ध में मात्र अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश उसका केवल फायदे के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, उसको समझने में देर हो जाती है। तब तक सोवियत संघ का बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, तब तक सोवियत संघ का क्या होता है, यहाँ पर सोवियत जो संघ होता है, ये सोवियत संघ, इसका बहुत ज़्यादा इधर इतना बहुत नुकसान हो जाता है। अब फ्रांस का भी इधर, ब्रिटेन इधर, इस साइड है फ्रांस का, सॉरी, इस साइड जर्मनी का, इस साइड सोवियत संघ, दोनों का खूब नुकसान है, जबकि इनका इनका कुछ नहीं नुकसान होता है। अमेरिका भी वैसे रहता है अपना। फिर बाद में जब खूब नुकसान हो जाता है, फिर लास्ट में ये दोनों देश क्या होते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस इस युद्ध में आते हैं। तो अमेरिका ये क्या है, ये समझ जाता है कि, सॉरी, सोवियत संघ जो है ये इस बात को क्या समझ जाता है कि, सोवियत संघ समझ गया हाँ कि इस युद्ध में अमेरिका ने उसको धोखा दिया, और उसका केवल
अपने नाम के लिए केवल प्रयोग किया, अपने फायदे के लिए उसका प्रयोग किया। क्योंकि जब इधर से जर्मनी ने, जब चारों देश जब एक हैं, जब जर्मनी ने इधर से रूस पे हमला किया, तो इस साइड से भी ब्रिटेन और फ्रांस को हमला करना चाहिए, इसको मदद करने, लेकिन मदद बहुत अंत में की। तो सोवियत संघ बहुत इधर नुकसान हुआ, बहुत इसका नुकसान हुआ सोवियत संघ का, जर्मनी का भी उसमें कमजोर हो गया। तो यहाँ पर एक तरह से क्या हुआ, अमेरिका ने, जो यूएसए थे, इसने क्या किया, यूएसएसआर को इसने क्या धोखा दिया। दूसरा क्या हुआ, देखिए, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर, यानी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब 1945 में जब परमाणु बम गिराया, ये जब परमाणु बम सती जब अमेरिका ने अपने पास बना लिया था, तो ये बात अमेरिका के सिवा दो लोगों को मालूम था। किसको? ब्रिटेन और फ्रांस को। जैसे अमेरिका जो है जापान पर परमाणु बम गिराने वाला है, ये बात ब्रिटेन को भी मालूम थी, फ्रांस को मालूम थी। अमेरिका के पास परमाणु बम आ गया है, ये बात जो है ब्रिटेन को भी मालूम थी, फ्रांस को भी मालूम थी। अमेरिका इन दोनों देशों को बता रखा था, लेकिन यूएसआर को, यानी सोवियत संघ को नहीं बता रखा। ये सोवियत संघ को बड़ा दुख लगा कि हमने पहला विश्व युद्ध हमने मिलकर साथ लड़ा, दूसरा भी विश्व युद्ध हमने मिलकर साथ लड़ा, तो फिर हम ये बात क्यों छुपाए। और जब दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, तो अमेरिका ने जापान ही नहीं, पूरे विश्व पे अपना दादागिरी दिखाया, अपनी ताकत दिखाई कि देखो मेरे पास कितना एक ताकत है। और बहुत से लोग इसकी आलोचना भी की कि अमेरिका और जापान में जब युद्ध रहा था, तो जापान उस समय पूरी तरह से थक गया था, वो भी क्या है, युद्ध ही समाप्त करने वाला था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या, जो अमेरिका था उसने जानबूझ के परमाणु शक्ति का परीक्षण किया जापान पे, ये दिखाने के लिए कि अब इस पृथ्वी पर केवल एक ही ताकतवर देश है, ताकतवर ताकतवर देश है, वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि जर्मनी भी जो था वो कमजोर हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया, जापान भी नहीं रहा, सोवियत जो संघ भी रहा वो भी खत्म हो गया, कमजोर हो गया। तो उसने क्या, एक तौर से अपनी एक ताकत झोंकी। तो कहने का क्या मतलब है कि जब 1945 में जब इस युद्ध में समाप्त हुआ, ये युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, जब 1945 में जब विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो सोवियत संघ बहुत नुकसान उसको पहुंचा है आर्थिक रूप से। हालांकि नुकसान बहुत से देशों को पहुंचा, लेकिन सोवियत संघ को भी नुकसान पहुंचा। उतना नुकसान अमेरिका को नहीं पहुंचा, ब्रिटेन को नहीं पहुंचा, फ्रांस को नहीं पहुंचा, जितना सोवियत संघ को पहुंचा। और सोवियत संघ को इतना नुकसान क्यों पहुंचा? क्योंकि अमेरिका की योजना थी कि हम जर्मनी को हराएंगे, साथ साथ सोवियत संघ को भी बहुत कमजोर कर देंगे। और जब सोवियत संघ को भी कमजोर कर देंगे, तो सोवियत संघ का भी बहुत नुकसान हुआ। उसके साथ साथ जो ब्रिटेन था, जो फ्रांस था, इनको भी बहुत नुकसान हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस ये भी दूसरे विश्व युद्ध में इतने कमजोर पड़ गए थे कि जिन देशों को ब्रिटेन और फ्रांस ने गुलाम बना के रखा था, उन देशों को अब और ज्यादा गुलाम बनकर रख नहीं पाते थे। क्या उनको गुलाम बनाकर अब ये लोग नहीं रख सकते थे? तो धीरे धीरे वो सारे देश क्या हुए, आजाद होने लगे। जैसे भारत भी आजाद हुआ दूसरे विश्व युद्ध के कारण, क्योंकि ब्रिटेन इतना कमजोर हो गया था कि अब ज्यादा लंबे समय तक क्या भारत पर हुकूमत नहीं कर सकता था। तो अभी क्या हो गया, भारत आजाद हुआ, फ्रांस ने जिन देशों को गुलाम बनाया था वो भी आजाद हुए। जब 1945 जब आजाद हुआ, तो दो देश फिर गुट सामने आए, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। जो यूएसआर था वो समझ गया, क्या समझ गया, कि अमेरिका ने उसका फायदा के लिए ही क्यों उपयोग किया था, फायदा के लिए उपयोग। और 1945 के बाद बहुत सारे देश क्या हुआ, आजाद होने लगे, जब बहुत सारे देश आजाद होने लगे, तो दोनों देश क्या लगने हो गए, जब बहुत देश आजाद होने लगे, जब ये सारे देश देख सकते हैं, जब देख सकते हैं ये हमारा रूसी संघ है, सोवियत संघ है, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, जब 1945 में बहुत सारे देश जब आज़ाद होने लगे, तो दोनों देश फिर इस होड़ में लगे एक दूसरे को दबाने के लिए
जब 1945 में जब अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया, तो ये बात रूस को बहुत दुखी हुआ कि इस बात से कि अमेरिका ने इतनी बड़ी बात उसे छुपाई। तो उसके बाद भी कुछ समय बाद, यानी आज से फिर उन कुछ समय बाद क्या हुआ, उसके 8 साल बाद यानी 1953 में भी क्या हुआ, रूस ने भी अपने परमाणु शक्ति का परीक्षण कर दिया। और रूस ने भी यानी जो सोवियत संघ था उसने भी परमाणु शक्ति का उसने अब हथियार का भी उसने आविष्कार कर लिया था। उसके बाद दोनों देश 1945 के बाद क्या, दोनों देश क्या होने लगे, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और एक दूसरे को दबाने के लिए ये क्या क्या करने लगे। जितने भी नए नए देश होने लगे, जो भी फ्रांस और ब्रिटेन के जो भी गुलाम देश जब आजाद होने लगे, तो इन सभी देशों को क्या अपने ओर खींचने लगे, अपने गुट में शामिल करने लगे, ताकि इससे क्या हो, इनकी क्या हो, शक्ति मजबूत हो। अब शक्ति कैसे मजबूत हो, जैसे शक्ति कैसे मजबूत हो, इसको क्या करने लगे, अपने गुट में शामिल करने लगे। तो इस तरह से क्या हो, 1945 में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध एक अप्रत्यक्ष प्रकार का युद्ध था, जिसमें दोनों देश क्या करते, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए उनके आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उसमें अपना क्या अपने गुट में शामिल करना, अपने पक्ष में लाने का, अपने दोस्त बनाए, ताकि कभी भी युद्ध हो तो वो देश क्या हो सके, वो देश क्या कर सके, उनकी मदद करे। या जैसे अमेरिका जिनको अपने गुट में शामिल करता था, वो प्रयास करता था कि वो क्या करे, अपना जितने भी हथियार है, गोला बारूद, उन सभी देशों के क्या बेच सके। तो बहुत सारे ऐसे देश थे, बहुत सारे जो अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश थे जो आज़ाद हुए हैं, अफ्रीका का आज़ाद हुए हैं, एशिया के हुए हैं, लैटिन अमेरिका, ये सारे देश हुए हैं। तो इन सभी देशों क्या करते थे, डरा कर धमका कर समझा कर ये दोनों देश का अपने गुट में शामिल करने लगे, ताकि क्या हो सके, इंजन की ताकत बढ़े। तो शीत युद्ध था जिसमें बहुत सारे गुट क्या करते थे, बहुत सारे ये दोनों गुट क्या करते थे, यही करते थे कि बहुत सारे देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। अब इससे कैसे हुआ, इसको आगे चल के हम इसको पढ़े, सोवियत संघ, सोवियत प्रणाली क्या थी, तो ये हम समझ सकेंगे। अब इसको देर ना करते दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक एक शब्द को एक एक अर्थ बताते हुए मैं चलूँगा। यदि आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ होता क्या आगे देखिए, सोवियत प्रणाली क्या थी, यानी सोवियत प्रणाली क्या थी, अब इसको समझिए। जो मैंने अभी कहानी के माध्यम से मैंने जो बताया, अभी आप समझिए। देखिए, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर, ये यू है, यूएसएसआर रूसी में हुई सन 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यानी जो सोवियत संघ है, सन 1917 में एक क्रांति हुई थी, एक हिंसक क्रांति हुई थी, जिसके कारण समाजवादी यूएसआर ये क्या अस्तित्व में आया था। ये क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी, यानी पूंजी जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है उनके विरोध में ये एक प्रकार की क्रांति हुई थी, उनको हटाने के लिए, कि विश्व में इतने ज़्यादा अमीर ना हो, इनके पास इतना संपत्ति ना हो, कोई अंबानी बना है तो कोई अडानी बना, इस तरह के लोग ना हो, सबके पास समान रूप से संपत्ति बटी रहे, इतना ज़्यादा भेदभाव ना हो पृथ्वी। और समाजवाद के आदर्शों और सफलतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। ठीक है, तो ये का जो क्रांति हुई थी, ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध, ये क्या थी, जो क्रांति हुई थी ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। यानी इसमें यह बताया जा रहा है दोस्तों, बताया जा रहा है, इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो था, ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को यानी किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति है, बहुत अधिक उसको समाप्त करने की एक व्यवस्था थी, एक संस्था थी, जिसका उद्देश्य था कि इनको समाप्त किया जाए। इसके लिए कुछ कानून, कुछ सिद्धांत अपनाते थे। ठीक है, कोशिश थी। अब आगे देखिए, ऐसा करने से सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता का मत दिया।
ऐसा करने के लिए जो सोवियत प्रणाली के निर्माता थे, यानी जिसने इस सोवियत संघ को बनाया था, जिनके ये निर्माता थे, उन्होंने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता दी। उन्होंने क्या, राज्य को यानी देश को, जो उन्होंने संघ बनाया उस संघ को, उस पार्टी को उन्होंने प्राथमिकता दी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी सोवियत राजनीतिक पार्टी की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, यानी एक ऐसी पार्टी थी जहाँ पे किसी दूसरे राजनीतिक दल या विपक्ष की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे आप भारत में देख लिए, भारत की राजनीति में क्या है, अगर बीजेपी है, अगर आपको बीजेपी देख रही है शासन में, तो इसके इसके विपक्षी दल कौन है, आम आदमी पार्टी है, एसपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस, अन्य पार्टियां है ना। तो इसमें क्या कोई विपक्षी दल नहीं थे, इसके विरोधी कोई दल नहीं थे। और यहाँ देखिए कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में भी थी, और जो अर्थव्यवस्था थी जो योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। सोवियत सेना ने इन्हें फारसीवादी ताकतों के याद दे रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप, यानी जैसे मान लीजिए यूरोप है, ये पूर्वी यूरोप है, पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी, तो दूसरे विश्व युद्ध का जो पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गया, यानी अंकुश के नियंत्रण में आ गया। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया, यानी सोवियत सेना ने क्या किया, इनको जो फांसीवादी जो ताकतें थे, फांसीवादी, वहाँ पर एक तरह का शासन था। जैसे भारत में एक तरह का शासन होता था, वहाँ पर भी जिस भारत में राजा महाराजाओं का शासन होता है, वैसे वहाँ भी एक तरह का शासन था, जिन्होंने उससे मुक्त कराया, ताकतों से मुक्त, चंगुल से मुक्त कराया। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली को तर्ज पर ढाला, यानी इनको आज़ादी करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने ही देश में अपने सोवियत संघ इस संस्था में मिला लिया। यानी कहने का क्या मतलब, अगर आज वर्तमान में देखो रूस इतना बड़ा विस्तार लिया हुआ है, तो कैसे विस्तार लिया है, क्योंकि पहले एक समय था यहाँ छोटे छोटे ऐसे कुछ तरह से देश थे जहाँ पर अलग अलग तरह के शासन था, और इन सभी लोगों ने मिलकर इन क्षेत्रों को आज़ाद करा। बाद में एक संस्था के कारण ये साथ एकजुट हो गए, तो वही एक संघ बना जिसको सोवियत संघ कहा गया। तभी रूसी, तो ही आपको सोवियत संघ इतना बड़ा दिखता है। तो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली को तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया, इन्हें ही क्या समाजवादी या दूसरी दुनिया के लोग, दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। इस खेमे का नेता जो था वो कौन था, समाजवादी सोवियत गणराज्य था। अब देखिए क्या थे, दूसरे विश्व युद्ध का, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, यानी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। यानी यदि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सोवियत संघ एक बड़ी शक्ति, एक ताकत रूप में उभरा। हालांकि वो अमेरिका से कमजोर था, क्योंकि अमेरिका ने उसे खूब कमजोर किया, क्योंकि उसका दुश्मन था अमेरिका का सोवियत संघ। तो अमेरिका को छोड़ दे तो विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की तुलना में जितना इसके पास अर्थव्यवस्था थी, यानी पैसा था, आर्थिक रूप से समृद्ध था, वरना किसी देश के पास नहीं था। यानी अमेरिका के पास विश्व में कोई विकसित देश था तो वो था सोवियत संघ था कहाँ ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, यानी सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वो भी बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जो कि आप देख सकते हैं सोवियत संघ का जो विस्तार इतना बड़ा था, इसलिए इसके पास ऊर्जा संसाधन बहुत था, चाहे वो तेल हो, कोयला हो, गैस हो, पेट्रोलियम, कुछ भी हो, लोहा खनिज, कुछ भी ऊर्जा संसाधन इसके पास बहुत था। आप देख सकते हैं, आप दिया हुआ है, क्या दिया कि सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात यानी स्टील, मशीनरी उत्पाद शामिल है। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों में भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। और सोवियत संघ ने क्या, जैसे भारत में अंग्रेजों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए रेलवे का जाल बिछाया, ठीक उसी प्रकार इस सोवियत संघ इतने बड़े क्षेत्र को जोड़ने के लिए इन्होंने आवागमन की एक सरल और
सुव्यवस्थित प्रणाली को उन्होंने बनाया, जिससे एक कोने से दूसरे कोने में आया जा सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इसकी भी व्यवस्था की। अवगाहन की प्रणाली सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़ सके। सोवियत संघ का घरेलू 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 उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। यानी सोवियत संघ का जो घरेलू था, जो प्रति व्यक्ति जो घरेलू उद्योग था, वो भी बहुत ही उन्नत था। और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन होता है। यानी पिन यानी नीडल यानी सुई से लेकर कार तक जो भी किसी व्यक्ति को चाहिए, वो सब के सब क्या होते थे, वो सोवियत संघ में बन जाते थे। जैसे आपको मालूम है, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को बहुत सी चीज़ों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जापान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों से मंगवाना पड़ता, निर्यात करना पड़ता था, आयात करना पड़ता, मंगाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन वहीं पर आप देख सकते हैं, जबकि रूस उपभोक्ता उद्योगों से बहुत उन्नत था। उसको पिन से लेकर कार तक जो भी चीज़ें चाहिए उसके देश में उत्पादन हो जाता था। वो क्या करता था, उसको किसी देश से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हालांकि दूसरे देश में वो बेच सकता था, इतना उत्पादन करता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। हालांकि ये भी था कि जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक था। मतलब उनके पास अपने लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरतें यानी उतनी अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी लोगों का जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कि कुछ बुनियादी जरूरतें चीजें को, मसलन व्यवस्था, सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। यानी वहाँ के आपको एक आम जीवन, अगर आप एक आम नागरिक हैं, यदि आपको अपना जीवन यापन जीना है, तो आपके लिए जो भी बुनियादी चीजें जैसे कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, अनाज, अन्य जो भी ऐसी चीजें थे, वो आपको सस्ते चीजों में और किफ़ायती में उसको मुहैया कराया, ताकि आपको उसका तकलीफ ना हो। जैसे खेती करने, कृषि चाहिए, कृषि मिल जाती थी, मकान मिल जाता था सस्ते में, आपको अनाज मिलता, यानी हर चीजें आपको सरकार मुहैया करा देती थी, ताकि आपका जीवन बहुत ज्यादा कठिन ना हो। ठीक है, मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी, यानी कोई बेरोजगार नहीं था, सबके पास रोजगार था। मिल्कियत या प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था, तथा भूमि और अन्य उत्पादनों संपदाओं का स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। मिल्कियत का प्रमुख रूस में यहाँ दिया कि मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व है। यानी जितने भी मिल, फैक्ट्री थे, जितने भी बड़े पैमाने जो संपत्ति थे, उसका स्वामित्व किसका था? स्वामित्व किसका था? रूसी सरकार का। जैसे भारत में रेलवे किसके संपत्ति है? आमतौर पर रेलवे का स्वामित्व सरकार क्या होता है? भले आप जाते हैं, लिखा रहता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, लेकिन उसका स्वामित्व किसी एक निजी व्यक्ति का ना होते हुए वो सरकार का होता है, उस पर स्वामित्व। ठीक, बड़े जितने भी मिल, फैक्ट्रियाँ थी, जिनमें चीज़ें थी, उनमें का स्वामित्व किसका था? स्वामित्व था सरकार था, तथा भूमि और अन्य उत्पादन संस्थाओं का स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी था। इसके साथ साथ जितने भी भूमि थे जिसपे कृषि किया जाए, जितने भी संस्थाएं थी जो उत्पादन करते थे, उन सभी संस्थाओं पर जो स्वामित्व था वो किसका था? मालिकाना हक सरकार का था, और एवं नियंत्रण भी किसका था? सरकार का ही था। ठीक है, अब आगे देखिए। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता गया। बहरहाल यानी इसके बावजूद सोवियत प्रणाली में नौकरशाही यानी सिविल सर्वेंट, जो हमारे देश में आईएएस है ना, जैसे एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, ये सारे क्या ब्यूरोक्रेट्स है या नौकरशाही है। जैसे कि सारे संपत्तियों पर जब सरकार का नियंत्रण था, सारा संपत्तियों का मालिक जब स्वामित्व जब सरकार की था, तो धीरे धीरे जो नौकरशाही आए, जो ब्यूरोक्रेट्स आए, ये क्या करप्ट होने लगे, घूसखोर होने लगे। यानी कोई भी काम करने लगे तो हर काम के लिए वो क्या रिश्वत मांगने लगे। तो इससे क्या होने लगा
इससे क्या होने लगा, शिकंजा कसता चले। ये प्रणाली सत्तावादी होती गई, और ये प्रणाली क्या सत्तावादी होती गई, और नागरिकों का जीवन कठिन होता गया। यानी कोई भी काम करने के लिए हर सरकारी दफ्तर को जाना पड़ता था, उनको घूस देना पड़ता, अन्य चीजें करना पड़ता, ये सारी चीजें होने लगी और नागरिकों का जीवन कठिन होता गया। इस वजह से क्या हो, नागरिकों का जीवन कठिन हो, जैसे हमारे भारत में आप देख सकते हैं, बस ऐसे सरकारी जो कंपनियां जो जिनका स्वामी सरकार पर है या नियंत्रण सरकार पर, उन पे कहीं ना कोई काम करने के लिए घूस या रिश्वत देना पड़ता है, जो कि वहाँ पर अब आम हो गई, जिससे लोगों का जीवन क्या कठिन हो गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। यानी सोवियत संघ में सब कुछ था, लेकिन लोकतंत्र नहीं था, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। यानी अब लोकतंत्र नहीं था, अभिव्यक्ति यानी आप व्यक्त नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति का मतलब आपके साथ शोषण, आपका बुरा हुआ, आप व्यक्त नहीं कर सकते, उसको सहना पड़ता था। तो लोग क्या करते थे, अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों में कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और इस दल का भी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। जैसे आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ एक ही पार्टी थी, जैसे भारत में आप देख सकते हैं कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, ऐसे बहुत सारी पार्टियां थी, और सारी पार्टी क्या है, जनता के प्रति जवाबदेही। जैसे मान लीजिए केंद्र में मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, देखिए जैसे केंद्र में क्या है, बीजेपी की सरकार है, तो अगर ये कुछ भी करेंगे तो इनको क्या है, जनता को जवाब देना पड़ेगा। बिना जनता के जवाब देकर ये कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो बिना जवाब दिए, बिना जनता की सहमति के यदि कोई कार्य करते हैं, तो फिर 5 साल बाद क्या होना है, इनको जब सत्ता में आना पड़ेगा तो जनता के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद जनता के ऊपर डिपेंड करता है उन्हें भेजे या ना भेजे। तो इसलिए जनता के प्रति, संसद के प्रति ये क्या जिम्मेदार है। जबकि ये क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, जवाबदेह नहीं थी, इसलिए अपने मन चाह, अपनी इच्छा अनुसार जो मन में आया वो काम कर सकती थी। ठीक, संस्थाओं पर अंकुश था, जवाबदेह नहीं थी। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साथ संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया। और क्या किया, तो उसके बाद जनता ने क्या, साथ संभालने के लिए 15 गणराज्यों के यानी 15 देशों को समझ लो, मिलकर एक सोवियत संघ बनाया, सोवियत संघ। देखिए, अभी सोवियत प्रणाली थी, सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया था। लेकिन पार्टी ने इस इच्छा यानी इस जरूरत को, इस आवाज को पहचानने से क्या इनकार कर, सख्त रूप से मना कर दिया था। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में, आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ के नक्शे में नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। सोवियत संघ के नक्शे में सोवियत गणराज्यों में से रूस एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। यानी उन 15 गणराज्यों को मिलकर एक संघ बना था, जिसमें रूस एक था, और उसमें रूस का था, संप्रभुत्व था। यानी अपने फैसले खुद ले सकता था, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं था, कोई दबाव नहीं था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। और क्या कहते हैं, अन्य क्षेत्रों की बाकी जो 14 जो गणना जो क्षेत्र बचे, उस क्षेत्र की जनता थी क्या थी, अपने आप को असीन महसूस, उपेक्षित समझ थी कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको शोषण हो रहा है, उनकी जरूरतें ही नहीं पूरी की जा रही थी। यानी इस तरह की घटना देखने को मिलती थी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका की बराबरी की। हथियार को होड़ में समय समय पर सोवियत संघ ने अमेरिका की बराबरी के लिए इन्होंने क्या किया, टक्कर दी, लेकिन इस भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में क्या हुआ, पश्चिम देशों की तुलना में पीछे हो गया। यानी हथियारों के मामले में कि रूस
किसी देश से कम नहीं रहेगा। इस वजह से उन्हें समय समय पर अमेरिका की टक्कर दी। इस टक्कर के बदले में उन्होंने क्या किया, अपना विकास ही भूल गए, जिसमें परिवहन का विकास नहीं हुआ, ऊर्जा का विकास नहीं हुआ, जो भी मूलभूत जो विकास था उसका विकास ही नहीं हुआ। और इसका खामियाजाना किसको उठाना पड़ा, रूस की जनता, सोवियत संघ की जनता को उठाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। इनमें से सबसे बड़ी बात है कि जो सोवियत संघ था वो अपने नागरिकों की क्या करता था, जो इच्छाएं थी, जो जरूरत थी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और स्वतंत्रता, शिक्षा, आवास, रोजगार, जो इच्छाएं थी, जो भी आकांक्षाएं थी, उनको क्या पूरा ही नहीं कर पाता था। ना तो कोई स्वतंत्रता था उन्हें, ना तो राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता था, ना तो कोई विपक्षी दल बना, कुछ नहीं हो सकता था। तो इस वजह से सोवियत संघ ने सन 1789 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, 89 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ता, लेकिन उत्पादन और प्रौद्योगिकी के मामले में वो पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गए थे। हालांकि इसके बावजूद लोगों का मजदूरी तो बढ़ता था, मजदूरी भत्ते तो बढ़ता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो पश्चिम यूरोप के लोग थे, जो अमेरिका, जो ब्रिटेन, फ्रांस, जो ऐसे लोग थे, आगे बढ़ते गए। और ये क्या था, जो सोवियत संघ था ये पीछे होता गया, वो पश्चिम देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। इससे क्या हुआ, हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। कमी यानी जो पहले हर चीज पर्याप्त रूप से अपने देश में बना लेते थे, आज वही कमी हो गई। और दूसरे देशों से आयात साल दर से बढ़ता गया, दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था या मंगवाना पड़ता था, साल दर से बढ़ता गया। सन 1970 के दशक में अंतिम वर्षा में यह व्यवस्था अंतिम वर्षों में, यानी वर्षों में यह व्यवस्था क्या लड़खड़ा गई और अंततः ठहर सी गई। क्या हुआ, ये व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः का ठहर सी गई, यानी ये समाप्त हो गई। और यह कहीं ना कहीं कारण था कि उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को नकारा, लोगों की इच्छाओं को नकारा। ना तो आर्थिक रूप से उनकी इच्छाओं को देखा, ना तो राजनीतिक रूप से देखा। तो ऐसे बहुत से कारणों से वजह से क्या होता है, आगे आप देखोगे कि जो सोवियत जो संघ था वो क्या 1990 के दशक में वो टूट जाता है। ठीक है, तो मैं आई होप, मैं आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप उसमें कुछ भी पूछेंगे तो मैं आप अगले वीडियो में आपके नाम के साथ मैं उसका जवाब दूंगा, या कमेंट बॉक्स में जो है मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग फॉर माई वीडियो। धन्यवाद, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।